जय माता दी। दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है, तो कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक शहर में एक राजपूताना राजा रहता था, जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था, जिसका नाम विक्रम सिंह था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता, उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन विक्रम सिंह शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। विक्रम सिंह घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक विक्रम सिंह की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। विक्रम सिंह उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले की लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। विक्रम सिंह जैसे होश में आया। इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और विक्रम सिंह को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की थी। विक्रम सिंह जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा, वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। वह विक्रम सिंह की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप विक्रम सिंह को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाइएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने विक्रम सिंह को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते डरते आए। सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई है कि विक्रम सिंह ने उन्हें बुलाया है। विक्रम सिंह ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। विक्रम सिंह ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और विक्रम सिंह के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, विक्रम सिंह, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। विक्रम सिंह ने यह सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, एक तो मैं इस धोबी का सम्मान कर रहा हूँ, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा हूँ, और यह उसके राज्य का मामूली धोबी कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। वे दोनों, धोबी और उसकी पत्नी, जैसे डरते डरते आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, विक्रम सिंह तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन विक्रम सिंह से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी विक्रम सिंह के महल गया और लड़की का संदेश पहुँचा दिया। उसके मन में डर था कि कहीं विक्रम सिंह गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत की विक्रम सिंह के सामने शर्तें रखे। विक्रम सिंह पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें यह धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। विक्रम सिंह उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी, उसकी माँ और पत्नी रहते थे और ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। विक्रम सिंह पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी 4 शर्तें अगर आपको मंजूर हैं तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। विक्रम सिंह ने सोचा, ये क्या बात हुई, ये कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। विक्रम सिंह कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। विक्रम सिंह को यह सुनकर हंसी आ गई।
शादी है या मजाक, उसने सोचा। लेकिन फिर वह कहने लगा, चलो यह भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पाऊंगी। विक्रम सिंह ने सोचा, यह भी बकवास है, जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि खाए और न पिए। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। विक्रम सिंह ने सोचा, यह बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धरी की धरी रह जाएंगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। विक्रम सिंह 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे बहाने से ले गया और फेरे पड़वा कर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था, जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छिप गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक विक्रम सिंह की खास दासी थी। वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुक्म हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में दे इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर ना कुछ खाया न पिया, ना ही हिली झिली पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोज के काम में कोई फर्क नहीं आया। जैसा विक्रम सिंह ने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और विक्रम सिंह अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उस चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन उसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता, लोग बातें बनाते हैं। धोबी हाथ जोड़कर बोला, राजकुमारी की जय हो। सच बात यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं आए ही, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत बहुत भाई, हमने उसे घर में रखा। हमारे घर में ऊपर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे माँ कहती है। वो बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। विक्रम सिंह, उस पर हमारा कोई जोर नहीं, आप हमारी जान बख्श दें। धोबी चला गया और विक्रम सिंह अजीब सोच विचार में पड़ गया। करें तो क्या करें? उसका मन हर तरफ से उचट चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताए बिना विक्रम सिंह महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वास पात्र दासी को बताया कि वह जा रहा है, पता नहीं कहाँ और पता नहीं कब वापस आए। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे, उसने कहा, तो कह देना कि यात्रा पर गया है। और ठीक है। दासी का दिल विक्रम सिंह की हालत देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। विक्रम सिंह का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वह मालिया पर्वत की ओर निकल गया। महीनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए वह एक गुफा की तलाश में था। तभी एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वह अंदर पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद थीं। दाढ़ी और सिर के बाल बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे। पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी थी। एक चिराग जल रहा था जिसमें 1 गज लंबी बत्ती आधी जल चुकी थी और 1 गज अब भी बाकी थी। यह दृश्य देखकर विक्रम सिंह के दिल को बड़ा सुकून मिला। वह भी उनके कदमों के पास बैठ गया। लेकिन बूढ़े योगी ने आंखें नहीं खोली। वे समाधि में थे। उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। विक्रम सिंह वहीं रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पांव धोता, उनके बाल धोता और बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भरता। 1 महीने बाद जब योगी महाराज ने आंखें खोलीं, तो सामने विक्रम सिंह को हाथ जोड़े बैठे पाया। विक्रम सिंह ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए और उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोले, बच्चा, तू विक्रम सिंह है। इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है?
है। विक्रम सिंह यह सुनकर बोला, महाराज, जब आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ तो यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरे लिए जरूर परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता। वो महाराज बोले, बच्चा, योगियों से कुछ छुपा नहीं है। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले, यह रख ले, तू सबको देख सकेगा लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा। घर जाए तो तू यह राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे आप ही पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। उस योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे विक्रम सिंह ने संभाल कर कपड़े में बांध कर रख लिया और योगी को अलविदा कहकर चल पड़ा। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वह वापस महल पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फट चुके थे, पैरों में छाले पड़ गए थे और वह बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी विक्रम सिंह को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, विक्रम सिंह, आप कहाँ चले गए थे? यह क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती थी कि आप यात्रा पर गए हैं और ठीक हैं। आज विक्रम सिंह बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया। फिर उसने दासी से पूछा, क्या यह मेरे पीछे भी रोज इसी तरह आती थी? दासी ने बताया, हाँ, उसके नियम में कोई फर्क नहीं आया, वह रोज उसी तरह आती थी। विक्रम सिंह ने कहा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब सोऊंगा, लेकिन शाम को जब यह घर जाने लगे तो मुझे जरूर जगा देना। शाम को दिए। जब धोबी की लड़की के जाने का वक्त हुआ तो दासी ने विक्रम सिंह को जगा दिया। विक्रम सिंह ने झटपट माथे पर साधु महाराज की दी हुई राख लगा ली और चुपचाप उसके पीछे हो लिया। अगले दिन सुबह सुबह विक्रम सिंह वापस आया और दासी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब वह धोबी की लड़की आकर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे कहना कि दिन चढ़ गया है, मैं उठता क्यों नहीं हूँ। मैं जो न बताना चाहूँ उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, वह समझ गई कि विक्रम सिंह का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो दासी ने आकर विक्रम सिंह को जगाना शुरू किया। विक्रम सिंह पहले तो जागा नहीं तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है? क्यों जगा दिया मुझे? मैं कितना अच्छा ख्वाब देख रहा था, तुमने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। दासी खुशामद करने लगी, विक्रम सिंह, बताइए तो सही, आप क्या सपना देख रहे थे? विक्रम सिंह पहले तो बात को टालता रहा, फिर बोला, अच्छा, अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब यह धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चल पड़ा। यह गाड़ी में बैठी और मैं भी साथ बैठ गया। सच थोड़ी, ख्वाब में था, मैं तो सपने में ही इसके साथ गया था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा, फिर क्या हुआ? विक्रम सिंह कहने लगा, फिर क्या हुआ? मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और यह गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज यह कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी, मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ। खैर, जैसे ही धोबी का घर आया, यह धोबी की लड़की सीधे ऊपर चली गई ना तो धोबी के पास गई, न धोबन के पास। मैं भी इसके साथ कमरे में चला गया। क्या सजा संवरा कमरा था, लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सियां रखी थीं। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा हुआ वह कमरा था। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप और इनके कमरे में बैठकर कैसी बातें करते हैं? विक्रम सिंह बोला, अरे सच थोड़ी, यह तो ख्वाब में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए, फिर क्या हुआ आपके सपने में? विक्रम सिंह बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने यह साड़ी जो साल भर से पहन कर आ रही थी ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो। फिर अपनी नौकरानी से कहा, हमाम तैयार है? नौकरानी बोली, हाँ राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। यह हमाम में घुस गई तो मैं भी इसके साथ ही। दासी बीच में बोल पड़ी, अब विक्रम सिंह, आप इनके साथ हमाम में घुस गए, क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? विक्रम सिंह बोला, ऐसा कहीं हो सकता है? तू तो सब कुछ सच समझ जाती है, मैं तो ख्वाब की बात कर रहा था। चल, अब नहीं सुनाता तुझे ख्वाब। विक्रम सिंह रोकने लगा तो दासी ने कान पकड़ लिए और बोली, विक्रम सिंह, सुनाइए ना, अब नहीं बोलूंगी बीच में। विक्रम सिंह ने कहना शुरू किया। बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा, चलो, बहुत दिन से अच्छा स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। यह एक कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर का साबुन भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी नौकरानी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों रखा है? नौकरानी बोली, राजकुमारी, मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वह एक और बाल्टी पानी ले आई, वह भी मैंने खत्म कर दी। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे यह हमाम से निकली। उसी समय नौकरानी को आवाज लगाई, तुरंत खाना
लगाओ, बहुत भूख लगी है। सारा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ हाथ करके खड़ी हो गई। आसमान से एक थाल उतरा जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के मजेदार पकवान रखे थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा खाना निकाला और बाकी थाल लाकर इसके सामने रख दिया। मैंने सोचा, लाओ आज मैं भी इसके साथ खाना खा लूं। कितने दिनों से जंगल जंगल घूमते अच्छा खाना नहीं मिला था। ऐसा मजेदार खाना कि क्या बताऊं। एक निवाला यह खाती और 4 निवाले मैं खा जाता। इसका पेट भी नहीं भरा और खाना खत्म हो गया। इसने फिर नौकरानी को डांट पिलाई। दासी, क्या बात है, आज तो कर क्या रही है? इतना सारा खाना रखा था, फिर भी मैं भूखी रह गई। नौकरानी बेचारी हैरान थी। बोली, राजकुमारी, मैंने उतना ही खाना आपके लिए निकाला था जितना रोज निकालती हूँ। लीजिए, आप मेरे हिस्से का भी ले लीजिए, लेकिन आज कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। विक्रम सिंह ने आपसे बातचीत तो नहीं की? इस पर यह धोबी की लड़की अपनी नौकरानी पर बरस पड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? वो तो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। सुनो, तूने, इस धोबी की लड़की ने मेरे बारे में ऐसा कहा। मुझे भी गुस्सा आ गया। बाकी खाना भी ये थोड़ा सा ही खा पाई और मैं सब खा गया। यह भूखी रह गई, लेकिन मन ही मन हैरान हो रही थी कि मामला क्या है। फिर आसमान से इसके लिए कपड़े आए। इसने कपड़े बदले। नौकरानी ने इसका मेकअप किया, बालों में मोती गूंथे। बस क्या था, क्या बताऊं। कैसी लग रही थी यह धोबी की लड़की। मैली साड़ी में आकर चुपचाप बैठ जाती है। संवर कर छत पर खड़ी हो गई। रात के करीब आसमान से उड़ने वाला एक तख्ता सिंहासन उतरा और यह उस पर बैठ गई। मैंने सोचा, यह तो कुछ भी नहीं। मैं भी तख्त का पाया पकड़कर लटक गया। इतना कहकर विक्रम सिंह रुक गया। दासी ने इशारा किया कि धोबी की लड़की ने थोड़ा सा मुंह उनकी तरफ फेर लिया है। दासी फिर पूछने लगी, विक्रम सिंह, फिर क्या हुआ? विक्रम सिंह बोला, बस ख्वाब खत्म हो गया। दासी जिद करने लगी। विक्रम सिंह, सुनाइए ना, ऐसा अधूरा ख्वाब थोड़ी होता है, बताइए फिर क्या हुआ? विक्रम सिंह पहले तो टालमटोल करता रहा, फिर बोला, फिर वो तख्त ऊपर ही ऊपर उठता गया, चांद तारों से भी ऊपर। उड़ते उड़ते परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ था। एक से बढ़कर एक खूबसूरत परियां बैठी थीं। यह धोबी की लड़की पहुंची तो सब परियां उठकर खड़ी हो गईं, जैसे उन्होंने कहा हो राजकुमारी हो। यह धोबी की लड़की वहां परियों की रानी बन गई। सबसे आखिर में इसके नाचने की बारी आई। यह नाचने खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर थाप नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला वादक से कहा, लाओ भैया, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं तबला बजाता हूँ। तबला बजाने वाले बेचारे को कोई नजर नहीं आया, लेकिन वह वाकई थक गया था। तबला छोड़कर वह तबला वादक बैठकर घूमने लगा। मैंने तबला उठाया और बजाना शुरू किया। मेरी थाप पर यह धोबी की लड़की ऐसा नाची कि समा बंध गया। राजा इंद्र ने खुश होकर अपना रेशमी रुमाल इनाम में दिया। इसने झुककर रुमाल लिया, सबको दिखाया और तबला बजाने वाले की ओर चल दी। मैंने जल्दी से वह रुमाल लेकर जेब में रख लिया। इतना कहकर विक्रम सिंह रुक गया। अब धोबी की लड़की पूरी तरह उसकी ओर घूम चुकी थी। वह बोली, विक्रम सिंह जी, हम भी तो देखें, वह रुमाल कैसा है? विक्रम सिंह बोला, यह तो ख्वाब था और ख्वाब की चीज भी कहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन दासी ने जबरदस्ती विक्रम सिंह की जेब में हाथ डालकर एक रेशमी रुमाल निकाल लिया। वह चौंक कर बोली, कहीं यही तो रुमाल नहीं है? विक्रम सिंह बनावटी गुस्से में बोला, तू बहुत जिद्दी है, मानती ही नहीं ना? हाँ, यही तो था, पता नहीं मेरी जेब में कहां से आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा अब छोटा हो गया था। वह पूरी तरह विक्रम सिंह की ओर मुड़ चुकी थी। दासी ने फिर से कहा, सुनाइए विक्रम सिंह, फिर क्या हुआ? विक्रम सिंह कहने लगा, होना क्या था, राजा इंद्र ने इससे दोबारा नृत्य करने की फरमाइश की। मैंने फिर से ढोल संभाला। जितना अच्छा मैं ढोल बजा रहा था, यह उतनी ही सुंदरता से नाच रही थी। राजा इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी अंगूठी इसे इनाम में दी। इसने झुककर उनके चरणों को छुआ, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास जाकर अंगूठी डाल दी। वह भी मैंने चुपचाप उठाकर अपनी जेब में रख ली। फिर दासी जिद करने लगी, दिखाइए विक्रम सिंह, हमें भी दिखाइए। वह कैसी अंगूठी थी? विक्रम सिंह बोला, दासी, तू तो बेवकूफ है। अब एक चीज सही हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी बातें भी सच निकलेंगी। फिर दासी ने पूछा, विक्रम सिंह, क्या यही अंगूठी है? विक्रम सिंह बोला, अरे हाँ, यही तो थी, लेकिन मेरी जेब में कहां से आ गई? दासी ने इशारा किया। धोबी की लड़की का घूंघट अब ऊपर उठ चुका था, लेकिन विक्रम सिंह और दासी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। दासी ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ विक्रम सिंह? विक्रम सिंह बोला, मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और यह धोबी की लड़की भी ऐसा नाची कि जिसका जवाब पूरे परियों की दुनिया में नहीं था। नाच खत्म हुआ तो राजा
इंद्र उठ खड़े हुए। राजा इंद्र दरबार से बाहर चले गए और यह भी भागकर उड़ान खटोली पर बैठ गई। जल्दी में अपना ही इनाम तबला बजाने वाले से नहीं लिया, सोचा होगा कि कल ले लेगी। उसे क्या पता था कि वह सब तो अब मेरे पास है। इसका तख्त उड़ गया और मैं फिर उसके पंख से लटक कर नीचे आ गया। बस यहीं तक देखा था, तभी तू आकर मुझे जगा दी। दासी कहने लगी, विक्रम सिंह अब वह हार भी दिखाइए। विक्रम सिंह ने कहा, अरे दासी, वो तो ख्वाब था, हार मेरे पास कहाँ से आएगा। लेकिन दासी नहीं मानी। उसने विक्रम सिंह की दूसरी जेब में हाथ डाला और मोतियों का एक हार निकालते हुए पूछा, क्या यही हार था? अब तो धोबी की लड़की कुर्सी से उठकर विक्रम सिंह के पास आ गई और बोली, विक्रम सिंह, अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूँ, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूँ। अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छा नाचने वाली कोई नहीं थी। राजा इंद्र रोज मेरा नाच देखकर ही दरबार करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सिर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन राजा को मेरे बिना चैन कहाँ। दूसरी बार बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया, राजा से कहना इस नाम की भी कोई चीज उनके पास है या नहीं। यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और उनको अपने नाच की पड़ी है। संदेश लाने वाले ने जाकर राजा से ठीक यही कहा। राजा इंद्र तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत मुझे बुलवाया। मैं डरती कांपती पहुंची। राजा बोले, बड़ा नखरा हो गया है तुझे अपने आप पर। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुझे 1 साल तक धरती पर एक साधारण लड़की बनकर रहना पड़ेगा। अपनी पहचान छुपानी होगी। अगर किसी को यह पता चल गया कि तू एक परी है या किसी पुरुष ने तुझे छू लिया तो फिर कभी परियों की दुनिया में वापस नहीं जा सकेगी। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, माफी मांगी। राजा ने कहा, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना जरूर है कि तुझे हर रात तख्त भेजकर परियों की दुनिया में वापस बुला लिया करूंगा। पर दिन का समय तुझे धरती पर ही बिताना पड़ेगा। मेरे पंख नोच लिए गए और मुझे धरती पर फेंक दिया गया। मेरी दासी को भी मेरे साथ धरती पर आना पड़ा। मैंने अपने लिए एक धोबी का घर चुना और धोबी की लड़की बनकर रहने लगी, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। लेकिन मेरी किस्मत में आपकी सेवा करना लिखा था। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मुझे मेरे पंख वापस मिल जाते और मैं परियों की दुनिया में लौट जाती। आपको मेरी सच्चाई कभी पता नहीं चलती। आप यही समझते कि मैंने बेवफाई की और भाग गई। लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे मालिक हैं और मैं आपकी नौकरानी। राजकुमार ने उस लड़की की यह हैरान कर देने वाली कहानी सुनी और फिर अपनी दुल्हन को लेकर राजा और रानी के पास गया। उसने पूरी बात उन्हें बताई। जब राजा को पता चला कि उनकी बहू कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की एक अप्सरा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने धूमधाम से अपने बेटे की शादी दोबारा करवाई और पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि वह धोबी की लड़की नहीं थी बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा थी। इससे यह सिख मिलती है कि किसी की पहचान उसके रूप या स्थिति से नहीं बल्कि उसके कर्म और सच्चाई से होती है।